ये कहानी है आग की। मध्य पूर्व की धरती जहां तेल की नदियां बहती हैं, आज वहां खून की नदियां बह रही हैं। ये कहानी है इजराइल और ईरान की, दो ऐसे दुश्मन जिनकी दुश्मनी आज की नहीं बल्कि 45 साल पुरानी है। सब कुछ शुरू हुआ 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के साथ। उस दिन से ईरान ने इजराइल को लिटिल सैटन और अमेरिका को ग्रेट सैटन कहना शुरू कर दिया था। तब से लेकर आज तक ये दुश्मनी सिर्फ बड़ी है, कभी कम नहीं हुई। ईरान कभी सीधे तौर पर जंग के मैदान में नहीं उतरता, वो अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स यानी अपने मोहरों का इस्तेमाल करता है। लेबनान में बैठा हिजबुल्ला, जिसे ईरान से हर साल $700 मिलियन की मदद मिलती है। गाजा में हमास, जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर वो भयानक हमला किया था जिसमें 1200 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। और यमन में हूती विद्रोही, जो लाल सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों को अपना निशाना बनाते हैं, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाती है। लेकिन साल 2024 से 26 के बीच ये प्रॉक्सी वॉर यानी छिपकर लड़ी जाने वाली लड़ाई एक सीधी और खुली जंग में तब्दील हो गई। अक्टूबर 2024 में ईरान ने अपनी ताकत दिखाते हुए इजराइल पर एक साथ 200 मिसाइलें दाग दी। पूरी दुनिया ने अपने सांसें थाम ली। जवाब में इजराइल भी चुप नहीं बैठा। उसने ईरान के सबसे संवेदनशील नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। तेहरान के एक खुफिया अंडरग्राउंड बंकर में कमांडर अली की आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो 90% यूरेनियम एनरिचमेंट के खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था, अब सीधे तौर पर इजराइल के निशाने पर था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम इस हमले का ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया याद रखेगी। उधर इजराइल के वॉर रूम में माहौल तनावपूर्ण था। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उनके देश के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा था। लेकिन इस जंग की एक भारी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ रही थी। देश की जीडीपी 2% तक गिरने का अनुमान लगाया जा रहा था। जो टूरिज्म देश की इकोनॉमी की रीढ़ था, वो 80% तक ठप हो चुका था और स्टॉक मार्केट 15% तक टूट चुका था। मीटिंग के बीच एक जनरल ने चिंता जताते हुए कहा, सर, तेल की कीमतें पहले ही $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। हमारी इकोनॉमी और ज्यादा बोझ नहीं उठा सकती। ये आग सिर्फ मध्य पूर्व तक ही सीमित नहीं रही, इसकी लपटें धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने लगी। दुबई के स्टॉक एक्सचेंज में एक भारतीय बिजनेसमैन राशिद अपनी स्क्रीन पर चमकते लाल नंबरों को देख रहे थे और उनका दिल डूब रहा था। तेल की कीमतें अब $120 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर थीं। यूरोप में गैस की कीमतें 50% तक बढ़ चुकी थीं। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों की वजह से ग्लोबल ट्रेड 20% तक कम हो गया था। बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे थे कि दुनिया की जीडीपी में 1.5% की गिरावट आ सकती है, जिसका मतलब था लगभग $2 ट्रिलियन का सीधा नुकसान। लेकिन राशिद को सबसे ज्यादा फिक्र अपने देश भारत की थी। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल मध्य पूर्व से ही खरीदता है। इसका सीधा मतलब था कि भारत में पेट्रोल की कीमतें 150 रुपए प्रति लीटर के पार जाने वाली थीं। महंगाई दर 8% तक पहुंच रही थी, जिससे आम आदमी की कमर टूट रही थी। मिडिल ईस्ट में काम करने वाले लाखों भारतीयों की तरफ से जो पैसा घर आता था, उसमें भी कमी आ रही थी और समंदर के रास्ते आने वाले सामान का किराया यानी शिपिंग कॉस्ट आसमान छू रहा था। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़ी थी। इस तबाही, नफरत और आर्थिक बर्बादी के बीच उम्मीद की एक बहुत छोटी सी किरण दिखाई दी। ईरान इजराइल बॉर्डर पर रात के घने अंधेरे में दो सैनिक गश्त करते हुए आमने सामने आ गए। एक ईरानी था, दूसरा इजरायली। दोनों ने एक दूसरे पर अपनी ऑटोमेटिक राइफलें तान दी, लेकिन किसी ने गोली नहीं चलाई। कुछ पल की खामोशी के बाद ईरानी सैनिक ने थकी हुई आवाज में कहा, मेरे बच्चे घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। इजरायली सैनिक ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, मेरे भी। उस रात गोलियों की आवाज नहीं थी, सिर्फ दो इंसानों की बातें थीं। ईरानी सैनिक ने पूछा, ये जंग हमें दे क्या रही है, सिवाय तबाही और बर्बादी के? इजरायली सैनिक ने आसमान में टूटते तारे को देखते हुए कहा, शायद हमारे नेता ये कभी नहीं समझेंगे, लेकिन हमें समझना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। उस रात सरहद पर दो दुश्मनों ने जंग को नहीं बल्कि इंसानियत को चुना। ये लड़ाई शायद अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसे एक रात ने यह जरूर साफ कर दिया कि बातचीत और शांति ही इस मसले का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि इस आग में जलकर किसी को कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय राख और अफसोस के।